हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपीमैट सुपरग्रेड चैनल। और मैं निखिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जिसमें कि हम यहां पर एनपेट के जो एक ऑफिशियल पेपर यहां पर रिलीज हुआ है, ऑफिशियल इन द सेंस सैंपल पेपर यहां पर जो रिलीज हुआ है उसके बारे में, उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन, और कहीं ना कहीं ये जो है एनपेट के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करने वाला है जो कि एनपेट को यहाँ पर देने वाले हैं और क्रैक करना चाहते हैं। तो चलेंगे बिना किसी डिले के, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को समझेंगे और इनके पैटर्न को समझेंगे, सो दैट हम यहाँ पर ये समझ पाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम ये क्रिएट कर पाए कि हमारे एग्जाम्स में हमें किस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी डिले के। और हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ही इन्होंने यहाँ पर डेटा अरेंजमेंट पर रखा हुआ है। किस चैप्टर पर रखा हुआ है? डेटा अरेंजमेंट पर। और डेटा अरेंजमेंट अगर हम बात करें ना, तो जितनी भी हम आईपीमेट एग्जाम्स यहाँ पर देख रहे हैं, बीबी एग्जाम्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट चैप्टर डेटा अरेंजमेंट। चलिए सॉल्व करेंगे इसे यहाँ पर हम। और बोला गया है कि देयर आर फोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बिलो, वन ऑफ विच इज आस्क्ड अलोंगसाइड। Alright, तो Manjeet, Rahim, Ram and Divya are four friends who live in a village. It is known that, मतलब फोर फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, इतना समझ में आ चुका है हमें। और आगे क्या बोलता है कि ईच फ्रेंड लिव्स इन अ डिफरेंटली कलर्ड हाउस। तो हर एक फ्रेंड का जो हाउस का जो कलर है वो क्या है? अलग अलग है। एंड हियर वी हैव फोर कलर्स। तो कितने कलर है यहाँ पर हमारे पास? 1 2 3 एंड 4, सभी का अलग अलग हाउस का कलर है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है? ईच फ्रेंड ऑन्स अ डिफरेंट पैट। सभी का जो पैट है वो अलग है, बी डी सी टी, मतलब अल्टीमेटली बी डी सी और टी लेके चलना है, दैट्स इट। नाउ द पॉइंट थर्ड इज, अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्या चलते जा रही है? देयर आर फोर फ्रेंड्स है, घर का कलर अलग अलग है, पैट है सभी के पास अलग अलग। आगे बोलता है कि द पैट्स ईच फीड ऑन डिफरेंट थिंग्स। क्या है वो? लीव्स, फिश, वेजिटेबल्स एंड इंसेक्ट्स। सो आई थिंक हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4, फोर एलिमेंट्स वाला ये टेबल बनने वाला है। यहाँ पर हमें पर्सन्स बनाने पड़ेंगे, या कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। सबसे मेन थिंग होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जो आप रीड कर रहे हो इन क्वेश्चंस की कंडीशंस को, क्या वो क्लियरली आप समझ पा रहे हो? राइट, डायग्राम इमीडिएटली आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा बेस्ट टेबल यहां पर सूट करने वाला है। एंड मिनिमम राइटिंग, इमीडिएट एक्शन, डॉट कनेक्शन, बस इतना काफी होता है। तो आई थिंक यहां से फिर उन्होंने क्लूज देना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक वी कैन व्हाट वी कैन हियर, वी कैन जस्ट सॉल्व दिस। मंजीत, मंजीत, रहीम, राम, दिव्या। 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट हैंड साइड में रियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव पॉइंट। यहाँ पर हम लिख देंगे कलर, उनके जो हाउस का कलर है, और जो भी पैट यहाँ पर वो रखे हुए हैं, और पैट यहाँ पर जो भी यहाँ पर ले रहे हैं, वो पॉइंट, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। मंजीत डज नॉट लिव इन ब्लू हाउस। तो वो बोलता है कि जो मंजीत है, इसके जो घर का कलर है वो क्या नहीं है? ब्लू नहीं है। तो नेगेटिव में हमने लिख दिया कि इनके घर का कलर ब्लू नहीं है। इट मींस यहाँ पे जो कलर आएगा ब्लू के अलावा जो तीन है, तीन में से कुछ भी हो सकता है, कोई एक ही आएगा। कुछ भी का मतलब बहुत कुछ भी नहीं, राइट। नाउ टी ईट्स लीव्स बट डज नॉट लिव विद रहीम और दिव्या। तो रहीम और दिव्या से हमें नेगेटिव करना है टी। रहीम मतलब यहाँ पर टी नहीं है, दिव्या टी नहीं है, और जो टी है, राइट, दैट इज टेकिंग लीव्स। ये इन्फॉर्मेशन हमें पुट करनी है, बट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी। सो 101%। इसकी दो कंडीशन यहाँ पर बचती हैं, राम और मंजीत। लेट्स सी क्या हो सकता है। इतना खत्म हो चुका है। डी डज नॉट ईट इंसेक्ट्स। तो हम यहाँ पर एड ऑन कर देंगे, डी जो है वो insects, that are not taking insects here. Now, the point number 7, Ram lives in an orange house. Again, it's a definite point, right? कि जो राम है वो किस हाउस में यहाँ पर रहता है? राम राम राम, ओके, ऑरेंज। यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा,
यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा 101% यहाँ पर, या फिर यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग डेटा अरेंजमेंट, ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग। अगर आप एग्जाम की मैं बात करूँ तो एलिमिनेशन चलने चाहिए, साथ साथ आपकी पॉसिबिलिटीज चलनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इमीडिएटली आपको यहाँ पर सोचना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। राम लिव्स इन ऑरेंज हाउस बट डज नॉट ऑन सी और टी। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा? सो हियर वी कैन से राम, सी और टी यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर हमें ये पता है कि जो टी है, जो भी पैट है, टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ पर भी नहीं आएगा, टी यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो क्या हम यहीं पर टी नहीं बनाएंगे? एक ही तो बची कंडीशन, बाकी तो चार पॉसिबिलिटीज होती हैं हर एक पैट के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं। और अगर तीन एलिमिनेट हो रही हैं तो जो बचा है क्या वो डेफिनेट नहीं होगा? और टी जो है वो ही दैट इज टेकिंग लीव्स। करेक्ट, जो भी पॉइंट हो गया है इसे हटाओ, डी की बात करें, ध्यान से देखना, सी यहाँ पर नहीं है। तो अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते सी के बारे में, तो आगे हमें रीड करना पड़ेगा। राइट, राम लिसन और डज नॉट, ओके। द पैट दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स डज नॉट लिव इन द ग्रीन और ब्लू हाउस। ग्रीन और ब्लू और इंसेक्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हियर वी हैव टू पुट ग्रीन एंड ब्लू। और यहाँ पर जो भी पैट जो है वो इंसेक्ट्स को टेक कर रहा है वो नहीं आएगा, निगेटिव है ये। ऑलराइट, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? रहीम डज नॉट फीड वेजिटेबल्स एंड और इंसेक्ट्स। रहीम, तो यहाँ पर वेजिटेबल, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। ध्यान से देखना, चार तो हैं ही, यहाँ पर क्या नहीं आएगा सर? वेजिटेबल नहीं आएगा, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और लीव्स भी तो नहीं आ सकता। तो क्या बचा है देख ले जरा अपन। लीव्स नहीं आएगा, वेजिटेबल नहीं आएगा, इंसेक्ट्स नहीं आएगा, तो क्या बचा? फिश। तो यहाँ पर हमें फिश बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने फिश बना दिया। विच इज नीदर डी और नॉर टी, राइट? तो रहीम डज नॉट फीड वेजिटेबल्स, नीदर और insects to his pet which is neither D or C। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर D नहीं आएगा, रहीम की बात कर रहा है, D नहीं आएगा और C नहीं आएगा। ध्यान से देखना, D नहीं आएगा और C नहीं आएगा, C यहाँ पर नहीं है, C यहाँ पर नहीं है, क्या यहाँ पर C नहीं आएगा? एक बार चाहो तो फिर से रीड कर लो, उन्होंने क्या बोला है। वो बात कर रहा है रहीम के बारे में, और रहीम का जो भी पैट है वो ये चीज़ों को फीड नहीं करवाता है, मतलब नहीं करता है। और वो जो पैट होगा वो क्या नहीं हो सकता? नीदर की बात कर रहा है, डी और सी। राइट, वो डी और सी नहीं हो सकता। सी हमने देखा सर, सी की बात कर रहे हैं, सी तो राम के पास भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट, और यहाँ पर उन्होंने बोला है एक और पॉइंट, चाहो तो लिख लेना, डी नहीं है। अगर यहाँ डी नहीं है, 100% यहाँ पर डी होगा, जो बचा है वो कौन होगा? बी होगा। तो अगर मैं पैट्स की बात करूं सर, वो तो पूरा हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब डी की बात करें तो यहाँ पर इंसेक्ट्स नहीं आएगा, उन्होंने क्लियर बता दिया था। तो जो भी इंसेक्ट्स आएगा वो यहाँ पर आएगा। आई थिंक वेजिटेबल्स बच रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये भी हमारा पूरा का पूरा हो चुका है। अब हमें बस कलर कॉम्बिनेशन को देखना है। ऑलराइट, तो ब्लू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ब्लू जो है वो इंसेक्ट्स के साथ भी नहीं है। ग्रीन और ब्लू इंसेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट्स है तो ब्लू नहीं आएगा। क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट मना कर दिया था कि मंजीत जो है वो ब्लू कलर के हाउस में नहीं रहता, तो यहाँ पर ब्लू नहीं है, यहाँ पर ब्लू नहीं है। 101% यहीं पर क्या आएगा? ब्लू आएगा। और अगर यहाँ पर ग्रीन नहीं है, क्योंकि ग्रीन और इंसेक्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो यहीं पर क्या आएगा? ग्रीन आ जाएगा। अब कौन सा बचा है कलर देख लेते हैं अपन, कौन सा कलर बच रहा है? ऑरेंज, येलो। तो यहाँ पे हमारा कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है येलो का। तो ये था पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारे लिए, 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक। लेट्स सी क्या आंसर्स यहाँ पर हमारे होने वाले हैं। विच पैट ईट्स फिश? कौन सा जो पैट है वो फिश को ईट करता है? डी। वी कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इन द ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस में कौन रहता है? मंजीत। So we can go for option number B, Manjeet. Now, question number 3. What does C eat? What does C eat? Insects. I think option number B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद, who lives in the blue house? Who lives in the blue house? Blue house, blue house, blue house. Rahim. रहीम लिव्स इन द ब्लू हाउस। इंसेक्ट्स को मैं जाना क्योंकि रहता कौन है उस पर्सन के बारे में यहाँ पर हमें
बताना था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है और सिलॉक्स है कहीं ना कहीं। यहाँ पर बोलता है स्टेटमेंट जो होते हैं ना, स्टेटमेंट के बेस पर यहाँ पर हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। तो नो वन हु लाइक्स टू वॉच बेसबॉल, मतलब ऐसे पर्सन जो कि बेसबॉल को वॉच करना लाइक करते हैं। तो नो पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जो कि बेसबॉल को लाइक करना, वॉच करना लाइक करते हैं, लाइक्स टू वॉच बास्केटबॉल, राइट। तो ऐसे पर्सन जो इसे लाइक करते हैं वॉच करना, वो इसे नहीं करते हैं, दैट्स इट। एंड ऑल दोज हु लाइक्स टू वॉच बास्केटबॉल ऑल्सो लाइक टू वॉच फुटबॉल। मतलब जितनी भी हैं ये ऑल का कनेक्शन होगा, बाकी इसका रिवर्स नहीं पता, बट हाँ इसका ये पता है कि जितनी भी पर्सन है जो कि बास्केटबॉल को वॉच करना लाइक करते हैं, वो लाइक करते हैं फुटबॉल भी। ऑलराइट, चलो इसके बेस पर हम यहाँ पर कंक्लूजन्स को देख सकते हैं। ऑल दोज हु लाइक्स टू वॉच फुटबॉल लाइक टू वॉच बेसबॉल। अरे नहीं, पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है। बस हमें इतना पता है दोस्त कि ये जो पर्सन है वो इसे लाइक नहीं करते हैं, मतलब ये जो यहाँ पर वॉच कर रहे हैं ना वो इसे वॉच नहीं करते हैं। और ये जो भी वॉच कर रहे हैं ये वाला बास्केटबॉल, वो सभी के सभी फुटबॉल को भी वॉच करते हैं। अभी तक बस हमें ये पता है जो भी डेटा यहाँ पर हमारे पास है। अब इसके बेस पर यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। अब कंक्लूड क्या हम कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर फुटबॉल को वॉच करते हैं वो बेसबॉल को भी वॉच करते हैं? नो 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 नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। नो वन हु लाइक्स टू वॉच बेसबॉल likes to watch football again, no। मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि नो वन हु लाइक्स टू वॉच, मतलब ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो कि बेसबॉल को वॉच करना लाइक करता है। तो वो नो वन हु लाइक्स टू वॉच बेसबॉल लाइक्स टू वॉच। अगेन मैं बोलूंगा ना फुटबॉल के बारे में और बेसबॉल से कनेक्टेड कोई हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। सम ऑफ दोज हु लाइक्स टू वॉच फुटबॉल लाइक्स टू वॉच बेसबॉल, अगेन नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। कोई भी कंक्लूजन जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो इन अ लाइब्रेरी सम मेंबर्स वर इशूड नॉन फिक्शन नॉन अकेडमिक। क्या बात कर रहा है वो? नॉन फिक्शन नॉन अकेडमिक बुक्स। These were written exactly 3 weeks later, मतलब 21 days later। एग्जैक्ट की बात कर रहा है वो, मतलब ये जो भी है इस टाइप की वो 21 डेज के बाद रिटर्न हो चुके हैं एक लाइब्रेरी में। सम मेंबर्स वर इशूड नॉन अकेडमिक फिक्शन बुक्स। तो यहाँ पे आएगा नॉन अकेडमिक fiction books written by American author, and they return these books within 20 days। 20 days। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, विद इन। राइट, मोर देन हाफ, मतलब वो बात कर रहा है मोर देन हाफ, हाफ से भी ज्यादा। द मेंबर वर इशूड academic textbook, academic textbooks, and these were written after 20 days। तो 20 डेज के बाद यहां पे कंडीशन लगी हुई है आफ्टर। ठीक है, इतना में क्या समझ में आया? व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर कि नॉन फिक्शन नॉन अकेडमिक बुक एग्जैक्ट 20 डेज के बाद रिटर्न हो चुकी है लाइब्रेरी में। नॉन अकेडमिक और फिक्शन बुक जो है वो 20 डेज विद इन, अब कितना है एग्जैक्ट वो नहीं पता, बट हाँ 20 डेज के अंदर अंदर इनको रिटर्न कर दिया गया था। अकेडमिक बुक, अकेडमिक बुक की बात कर रहा है और मोर देन हाफ से ज्यादा, मतलब अगर 100% है तो इनका जो परसेंटेज के बाद अगर हम बेस पे बात करें ना, तो आधे से ज्यादा लोग, मतलब 50% से ज्यादा जो पब्लिक है, यही बोला है ना उन्होंने यहाँ पर, क्या बोला है देखो जरा, मोर देन हाफ द मेंबर्स, मतलब टोटल मेंबर्स में से हाफ से भी ज्यादा मेंबर्स जो है ना उन्होंने ये बुक को इशू किया हुआ है, राइट, इशू किया हुआ है। और इन्होंने कब रिटर्न किया हुआ है? 20 डेज के बाद। 20 डेज के बाद इन्होंने ये चीज, ये बुक्स रिटर्न कर दी हैं। चलते हैं कंक्लूजन पर। द नॉन अकेडमिक फिक्शन, मतलब वो इस कैटेगरी की बात कर रहा है। पॉइंट 1 2 3, पॉइंट 2 की बात हो रही है। वर बोरोड बाय लाइब्रेरी मेंबर फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर
यस, इस टाइप की जो बुक है, देखो ये तो एग्जैक्ट 20 डेज तो ही है ना। अब अगर ये 20 पे हुई है तो इनसे तो कम ही हुई है, और ये जो है वो 20 डेज के बाद हुई है ना दोस्त। 20 डेज के बाद रिटर्न हुई है। उन्होंने क्या बोला है, द नॉन अकेडमिक फिक्शन बुक वर बोरोड बाय द लाइब्रेरी मेंबर फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। आई थिंक वी कैन से कि यस ये फॉलो कर रहा है। Most library members prefer to read non-academic, what is non-academic? Non-academic non-fiction book. लेकिन here they are talking about prefer to read. But in the statement they were talking about what? Uh, Return कर दिया है, issue करवा दिया है। They are not talking about preference, like, dislike. They are not talking about. So we cannot conclude this, right? So I think ये यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद चलेंगे academic textbook, ये इनकी बात कर रहे हैं, were perhaps the most issued books in the library 100%। यहाँ पर आप देख सकते हो more than half the member were issued academic textbook। क्लियर क्लियर यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन का मतलब ये समझना कि कोई चीज यहाँ पर होती है ना, तो उससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, उस कहानी का समरी क्या है, डायरेक्ट बिल्कुल है। और कुछ अलग कहानी चल रही है, जैसे अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं, और कंक्लूजन क्या हम किसी दूसरी कंट्री का कर सकते हैं क्या? नो, नेवर एवर वी कैन डू। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4, मतलब कंक्लूजन नंबर 4 पे आएंगे। नॉन अकेडमिक, ठीक है, फिक्शन, नॉन अकेडमिक फिक्शन, इसकी बात कर रहे हैं, बुक्स आर प्रेफर्ड मोर देन, ये प्रेफर ज्यादा हो रही है। नॉन अकेडमिक, नॉन अकेडमिक प्रेफर की बात कर रहा है, प्रेफरेंस की बात कर रहा है नहीं, यहाँ पे तो इश्यू हुई है, प्रेफरेंस कहां पर हो सकता है? नहीं, तो ये भी नहीं है। तो आई थिंक वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन जिसमें कि 1 और 3 दोनों चल रहा हो। कहां पर है ये? हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर हम जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं पहले। इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ यूनिवर्सिटी सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन बट नॉट फ्रेंच। तो यहाँ पर ये जो है, ये तो स्पीक कर सकते हैं, लेकिन वो बात कर रहा है सम स्टूडेंट्स की। सम का मतलब होता है 1% से ज्यादा और 100% से कम, बट नॉट फ्रेंच। मैं नीचे लिख रहा हूं जो नॉट है। सम स्टूडेंट्स, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट सम, हर जगह सम ही है। कैन स्पीक फ्रेंच एंड फ्रेंच, जापानीज बट नॉट कोरियन। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक जर्मन एंड कोरियन, जर्मन कोरियन, जर्मन कोरियन बट नॉट जापानीज। आगे बोला सम स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड जापानीज, इंग्लिश एंड जापानीज बट नॉट कोरियन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। ऑल स्टूडेंट्स हु स्पीक जापानीज, मतलब जापानीज तो यहाँ पर है, कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं 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 नहीं। उन्होंने बोला सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड जापानीज कैन नॉट स्पीक कोरियन, बट वो ऑल की बात नहीं कर रहा है, वी कैन नॉट कंक्लूड। अमंग द स्टूडेंट्स हु स्पीक जर्मन, जर्मन, सम कैन स्पीक इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक कोरियन। तो जो जर्मन बोल रहे हैं, राइट, जर्मन बोल रहे हैं, वो इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं क्या? जर्मन स्पीक, यस, हु सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक जर्मन। देखो जो जर्मन बोलते हैं वो फ्रेंच नहीं बोल सकते, राइट। और देखो जर्मन और फ्रेंच कहाँ पर है, फ्रेंच है तो कोरियन के बारे में बात कर रहा है, जर्मन है तो वो यहाँ पर किस किस के हमें फोकस करना है, जर्मन के बारे में। कैन स्पीक इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक कोरियन। तो जर्मन कोरियन बोल सकते हैं, जर्मन इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या इनका कॉन्ट्राडिक्ट कुछ मिल रहा है क्या इन तीनों का? तो जर्मन इंग्लिश के साथ कोरियन नहीं है, जर्मन इंग्लिश कोरियन, तो कोरियन है लेकिन वो यहाँ पर जर्मन इंग्लिश नहीं है, राइट। जर्मन है, कोरियन है, फिर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है, कोरियन है। तो जो इंग्लिश बोलते हैं वो कोरियन को नहीं बोलते हैं, मगर उन्होंने बात करी सम स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड जापानीज बट नॉट कोरियन। बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अमंग द स्टूडेंट्स हु स्पीक जर्मन, मतलब जो जर्मन को बोलते हैं, क्या वो, है ना, among the students who can speak German, some can speak English and some can speak Korean। यस, ये हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। स्टूडेंट्स
हु स्पीक फ्रेंच कैन स्पीक जर्मन एज वेल। तो इसके बारे में तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। क्या ऐसा बोला गया है यहाँ पर, राइट कि जो स्टूडेंट्स हु स्पीक, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स हु स्पीक फ्रेंच कैन स्पीक जर्मन एज वेल। फ्रेंच और फ्रेंच है तो जर्मन नहीं, फ्रेंच है तो जापानीज है, राइट। सम कैन स्पीक जर्मन एंड कोरियन। नहीं 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 नहीं, तो ये हमारा यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। स्टिल दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल। तो जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो बात कर रहा है सम की, तो मेरे हिसाब से नो वाला और ऑल वाला कंडीशन तो हम देखते से ही इमीडिएटली यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि वो तो गलत होगा। बट अगर हम इसको फोकस करें ना, ये ऑल था, ये भी ऑल था। अमंग द स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमंग द स्टूडेंट्स हु स्पीक जर्मन, जर्मन तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है सम स्टूडेंट, कहाँ पे दिया हुआ है, सम स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक जर्मन एंड कोरियन। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जर्मन और कोरियन को बोलते हैं, स्पीक करते हैं, बट वो जापानीज को नहीं करते। मतलब सम स्टूडेंट्स हु स्पीक जर्मन, सम कैन स्पीक इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक कोरियन। तो सम कैन स्पीक कोरियन, यस 100%। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो वो इंग्लिश की बात कर रहा है, तो इंग्लिश में यहाँ पर हम देखें तो यस, इंग्लिश और जर्मन, इंग्लिश और जर्मन, इंग्लिश और जर्मन पे आप जा सकते हो। सम स्टूडेंट कैन स्पीक जर्मन एंड कोरियन। 100% यहाँ पर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और जर्मन है और यहाँ पर जर्मन और कोरियन है। तो जर्मन है तो इंग्लिश और कोरियन परफेक्ट मैच कर रहा है। तो आई हैव ऑप्शन नंबर बी, सेकंड फॉलो कर हमें जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात की जाएगी। सम मैंगोज आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। चलो, कुछ ऐसे मैंगोज हैं जो कि यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं, एंड मोस्ट मैंगोज आर कंज्यूम्ड इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैंगोज हैं जो कि इंडिया में कंज्यूम होते हैं, इन इंडिया। अब वो इंडिया की बात कर रहा है, सम मैंगोज। चलो इंडिया के लिए हम थोड़ा सा अलग मार्का को यूज करेंगे। सम मैंगोज इन इंडिया, some mangoes are used for preparing mango juice and some are used for making jellies। देखो सबसे पहले समझना कि सम मैंगोज जो हैं वो यहाँ पर यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर मोस्ट मैंगोज आर कंज्यूम्ड इन इंडिया, फिर जो भी इंडिया में, अब वो केवल इंडिया की बात कर रहा है कि सम मैंगोज मतलब जो भी इंडिया में कंज्यूम हो रहे हैं, सम मैंगोज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग मैंगो जूस, मतलब कुछ के लिए मैंगो जूस के लिए यूज होता है। एंड फिर जो कुछ है वो कहां पर यूज हो रहे हैं, जालीज बनाने के लिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं फिर। ऑल मैंगोज आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, all mangoes unless they are raw mangoes, raw mangoes को अलग करेंगे। एंड ऑल रॉ मैंगोज आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी रॉ मैंगोज जो है वो इंडिया में है ही नहीं, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आउटसाइड इंडिया के बाहर, दैट्स इट। all the mangoes exported to Europe are unfit for human consumption। क्या कुछ ऐसा बोला है, उन्होंने बोला है कि बस हम कुछ मैंगोज हैं जो कि यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं और मोस्ट मैंगोज आर कंज्यूम इन इंडिया। एक्सपोर्ट होने के बाद हमें नहीं पता यूरोप में वो फिट है वो अनफिट है, नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है, वो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है जिस पर से हम ये कुछ कंक्लूड कर सकें। नो, मैंगो जूस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द रॉ मैंगोज। गलत, ये भी क्या है, गलत। क्यों गलत है, सिंपल सी बात समझना। जो भी रॉ मैंगो है, पहले तो ये देखो मैंगो जूस बन कहाँ रहा है, इन इंडिया। सम मैंगोज आर यूज टू फॉर प्रिपेयरिंग मैंगो जूस, इंडिया में बन रहा है। अगर मैंगो जूस इंडिया में बन रहा है और फिर एक पॉइंट और गिवन है कि रॉ मैंगोज इंडिया में है ही नहीं, इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आउटसाइड इंडिया, so how we can conclude कि मैंगो जूस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द रॉ मैंगोज? नहीं, ये तो हम कभी कंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे। मोस्ट मैंगोज आर कंज्यूम इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ मैंगो जेली। तो जो इंडिया में कंज्यूम किया जाता है वो मैंगो जेली के फॉर्म में किया जाता है। उन्होंने बोला है मोस्ट मैंगोज आर कंज्यूम इन इंडिया एंड सम मैंगोज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग मैंगो जूस एंड सम आर फॉर मेकिंग मैंगो जेली। बट मोस्ट मैंगो जेली, अगेन मैं बोलूंगा, ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐसा कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया है। नो रॉ मैंगो वॉज यूज टू प्रिपेयर जेली, ये क्या है हमारा, सही है। क्यों?
क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो जो इंडिया में कंज्यूम हो रहा है मैंगो, वो या तो मैंगो जूस बन रहा है उससे, या तो वो मेकिंग जैलीज के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। रॉ मैंगो इंडिया में है ही नहीं। इट मीन्स यस वी कैन कंक्लूड कि नो रॉ मैंगो वॉज यूज टू प्रिपेयर जेली। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही है ये। कोई भी ऐसा मैंगो नहीं है जिसे हम जेली के लिए यहाँ पर रख रहे हैं। बाहर गया ना दोस्त, तो रॉ मैंगो तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। 100% जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो कंक्लूजन 44444, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इसका सिंपल से एक फंडा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो भी यहाँ पर ये जो गियर वगैरह, ये जो ये व्हील्स वगैरह चलते हैं, अगर ये क्रॉस हो रहा है तो ये चलता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये सेम है, जैसे कि ये सेम है, ओपन है चेन, तो वो सेम डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना। तो इसमें सिंपल सा कुछ भी एज्यूम कर लो। मैं बोलता हूँ कि जो ए है वो क्लॉक वाइज चल रहा है, अब यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज। अब ये जो जिस डायरेक्शन में है इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। एंटी क्लॉक वाइज क्रॉस कर रहा है तो इसके अपोजिट मतलब क्लॉक वाइज होगा, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। करेक्ट। बस अब आप आंसर दे सकते हो, चाहो तो इसे एंटी क्लॉक वाइज मान लो, उसके हिसाब से पूरा बना लेना आप। व्हील्स ए एंड डी रोटेड इन द सेम डायरेक्शन, ए और डी सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ए हमारा ट्रू है। ए एंड सी रोटेड, ए और सी अलग अलग डायरेक्शन में इन द सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई, तो बी और ई क्लॉक बाई, नहीं ये गलत है। वैसे तो हमारा आंसर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये टिक नहीं करना कि ओनली ए बी सी, क्योंकि डेफिनेट ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। फिर भी अगर आप चाहो तो चेक कर लो ए और ई, तो ए और ई की डायरेक्शन सेम है, रोटेड इन द सेम डायरेक्शन एज बी और सी, तो बी और सी की गलत। बी और सी एंटी क्लॉकवाइज हैं, ए और ई क्लॉकवाइज हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, नो। बी और सी एंटी क्लॉकवाइज है इन द सेम डायरेक्शन एज डी और ई, नो 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 नो, ये एंटी एंटी वो क्लॉक क्लॉक। इफ व्हील ए रोटेड इन क्लॉकवाइज, ओके जो हमने मान लिया था, व्हील्स बी डी ई रोटेड इन क्लॉकवाइज, नो, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पर अगेन वही कुछ है यहाँ पर। देखो जो मैंने आपको बताया, मान लेते हैं ए जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, ए क्लॉकवाइज। ओपन बेल्ट है मतलब सेम डायरेक्शन, ओपन बेल्ट है मतलब सेम डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, जैसे भी आपको यहाँ पर करना है। अगेन देखो ओपन है मतलब ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। क्रॉस कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब आंसर देना है। व्हील ए एंड डी, ए और डी क्लॉक एंटी क्लॉक इन द सेम डायरेक्शन, नो, ये तो गलत हो गया। व्हील ए और सी, ए और सी की डायरेक्शन क्या है, देखो जरा, क्लॉकवाइज है, इन द सेम डायरेक्शन एज बी और ई, बी और ई की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। यस, यही हमारा आंसर है वैसे तो। राइट, चेक कर लो अगर मन ना भरा हो और इन चीजों में थोड़ा सा एक अलग अलग सा क्वेश्चंस रहा जाता है ये चैप्टर। ए और डी, ए और डी क्या है, अलग अलग है, इन द सेम डायरेक्शन नहीं। तो सिंपल सी बात समझे अपन जल्दी आंसर करने के लिए। आपने देखा कि क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज डी, तो सेम डायरेक्शन में डी नहीं आना चाहिए। आपने देखा जरा ए सी बी ई था, डी नहीं था, तो यहाँ पर देखो डी है, खत्म। यहाँ पर देखो डी है, खत्म। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, इमीडिएटली गलत हो जाते हैं। इफ ए रोटेड इन द क्लॉकवाइज बी डी इन द बी, देखो डी आ गया ना, मतलब ये भी गलत है। बस ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर जल्दी आंसर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर ये देखना, जैसे वो यहाँ पर बात कर रहा है कन्वेयर की और फिर गियर की बात यहाँ पर हो रही है। ये गियर यहाँ पर हमारे पास है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ये राइट में जाएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे यहाँ लेके जाऊं तो ये कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना। ये क्या मूव करेगा, एंटी। मैं इसे कहाँ लेके जा रहा हूँ फिलहाल, अभी राइट में लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे ही तो मूव करेगा, है ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अगर ये एंटी करेगा, ये ध्यान से देखना, ये एंटी मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, क्योंकि ये तो ऐसे जा रहा है ना, और ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इतना हमें समझ में आ गया। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी है और ये क्लॉकवाइज होगा, मतलब इन दोनों का सेम। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी होगा और ये क्लॉकवाइज होगा, तो मतलब इन दोनों का हमें डायरेक्शन क्या मिल रहा है, सेम।
अब और अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखना, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये ऐसा ऐसा, तो इसको कहाँ लेके जा रहा है, ये ऊपर। लेकिन ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इसे कहाँ लेके जा रहा है, नीचे। मतलब ये ऊपर और ये नीचे। नो 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 नो। मतलब जो भी यहाँ पर ये जो फंक्शन बना हुआ है, चाहे आप इसे राइट में ले जाओ या लेफ्ट में जाओ, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, फिर इन दोनों की सेम होगी, इन दोनों की भी क्या होगी, सेम। अगर इन दोनों की सेम है तो ये ना तो ऊपर जाएगा ना ही ये नीचे जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नन ऑफ द कन्वेयर मूव ड्यू टू अ मैकेनिकल एरर। समझ में आया बात, सिंपल है। मैकेनिकल रीजनिंग यहाँ पर लगाई हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, based on a given image which of the conclusions must follow। कंक्लूजन है कि मूव मॉडल 1 2 3, मॉडल 1 and 2 कैन बी यूज टू गेट द सेम रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मॉडल 2 3 सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 3 सेम पूछ रहा है। चेक करें अपन, वही चीज करते हैं। देखो मैंने बोला कि ये क्लॉकवाइज है, ओपन है तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज, ओपन है तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब अगर मैं अभी जो मैंने गियर समझाया कि अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, ये देखो ऐसे चलेगा, ये कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसे भी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इनपुट सेम रखते हैं अपन सभी का, सेम है, ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये भी क्या होगा, सेम। और यहाँ पे ये देखो ये रिवर्स कर रहा है, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इनपुट सभी को क्लॉकवाइज दे रहे हैं, सभी में आउटपुट क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना। उन्होंने पूछा ही क्या है कि 1 2 कैन बी यूज टू गेट द सेम रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। 100% सभी में सेम मिल रहा है, 2 3 में भी सेम मिल रहा है और 1 3 में भी सेम मिल रहा है। तो आई थिंक वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द कंक्लूजन मस्ट फॉलो, मतलब कंक्लूजन फॉलो, हाँ या ना। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब एनालॉजी से है और आपको ये याद होने चाहिए। अगर इसमें डायरेक्टली हम बात करें ना कि जे एच डी बी, नंबर होता है जे का 10, एच का 8, डी का 4 और बी का 2। ठीक है, तो इन दोनों का कितना होगा, 12, और इन दोनों का एडिशन भी कितना आ रहा है, 12, इन दोनों का भी कितना आ रहा है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ आई आई सी, ओ 15, आई 9, 9 3, तो 15 + 3 कितना है, 18, और इन दोनों का भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। L5 नहीं, तो इसको देखते हैं, WJNE, नंबर होता है 23, 10, 14 और 5। तो ये 23 और 5 कितना हो रहा है, 28। और सॉरी, NE है, ये ए है, ये 1। तो इन दोनों का एडिशन 24 हो रहा है और इन दोनों का एडिशन भी 24 हो रहा है। इनका देखते हैं, FJIM, ये हो जाएगा 6, 10, 9, 13। ठीक है, तो 6 + का 13 विल बी 19, 10 + का 9 विल बी 19। बट अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कि हमने यहाँ पर देखा था 1 2, फिर यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्यों, LJFE, इसमें हम देखें तो L12 है, J10 है, F16 होता है और E का 5। और अगर हम देखें तो 12 + का 5 17 हो रहा है और इन दोनों का एडिशन 16 हो रहा है। तो इस वजह से जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही सिंपल है ये। कोल्ड ऑड वन आउट फाइंड करना है यहाँ पर, आउट ऑफ द, ठीक। कोल्ड टेम्परेचर लो को इंडिकेट करता है, चिली टेम्परेचर लो, फ्रॉस्टी टेम्परेचर लो, फ्रीजिंग टेम्परेचर लो, just because of temperature low, sensitive is not a low temperature, सेंसिटिव चीजें, कंडीशन, ये चीज थोड़ी सी अलग होती है। सो दैट्स ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है ई, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस सर्टेन मैनर हाउएवर वन इज नॉट लाइकिंग, ठीक है। अगर हम देखें तो आउटर में भी यहाँ पर क्या है, हमारी लाइंस हैं, लाइंस हैं, लाइंस हैं, लाइंस हैं, लाइंस हैं। यहाँ पर देखें तो लाइन 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 लाइन, जो भी लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस हैं, बट हियर इज अ कर्व, और अंदर लाइंस हैं, अंदर भी लाइंस है सभी जगह, बट यहाँ पर कर्व्ड है। सो दैट्स व्हाई ऑड जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
राइट। रेक्टिलिनियर एक हो जाता है यहाँ पर, और एक कर्विलिनियर हो जाता है। तो ये सभी रेक्टिलिनियर के थ्रू यहाँ पर हम बोल सकते हैं कनेक्टेड है, और ये कर्विलिनियर है, दैट इज ऑड फ्रॉम दिस ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन। और ऑड वन आउट है, बट यहाँ पर जो लिखा है ये पूरा का पूरा मिरर इमेज की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। ए जेड एक्स वाई क्यू एम एन आर पी क्यू सही है, एफ जे एल सी ई के सही है, डब्ल्यू वाई ओ जेड भी सही है, एच टी ए क्यू जी ये भी सही है। तो ये तो प्रॉपर वाटर इमेज बन सॉरी मिरर इमेज बन रही है। आगे चलते हैं, देखो अब वर्ड्स पूरे सेम है ना, हाँ या ना, कुछ अलग होगा, बस इनको मिला लेते हैं अपन। सेम है, हाँ इन दोनों को देखो जरा, सही है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, यहाँ देखो, ओहो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर आप देखो तो ये क्यू ऐसा है और यहाँ पर ये क्यू ऐसा है, जो कि एज इट इज है, नॉट पॉसिबल। हाँ या ना, मैच करके देखो जरा, ये सेम डी पी आर एन एम के ई सही है, कुछ और गड़बड़ है क्या? हम्म, जेड को जब हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। हाउ इट इज पॉसिबल एज इट इज? नहीं, दो चीजों के कारण हम बोल सकते हैं कि ये ऑड वन आउट है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब सेम है, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज है यहाँ पर, करेक्ट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा ऑड वन आउट होगा। Which of the following options fits into the blank space given in the image below? बस अरे फिट ही तो करना है यार, अलग ही चमक रहा है यहाँ पर, इसे फिट कर देंगे टर्न करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, राइट, ये भी नहीं हो सकता। स्क्वायर टाइप का है और एक लगा हुआ है, राइट, इसे ऐसा टर्न करेंगे तो यही का यही फिगर आ रहा है। ऑलराइट, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, दोनों बहुत अलग जा रहे हैं, ऐसा कुछ निकला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे वो 20 क्वेश्चंस एंड पैट के लिए, राइट, सैम्पल पेपर, राइट। तो अच्छे से इनको समझना, और कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स में। राइट, सो अच्छे से प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखना। आई होप कि ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और जो भी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस की हुई हैं बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।